तो कैसे हो बिहार बोर्ड के नमूनों। आज की वीडियो में हम लोग सीखते हैं बिहार बोर्ड के बायोलॉजी के क्लास 12 के 7 चैप्टर जो कि था इवोल्यूशन विकास, उसके बारे में। देखो, इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है, पर जो भी पूछा जाता है इम्पॉर्टेंट है और एक पोर्शन डिफाइन है कि कहाँ से आता है, तो वहीं से हम लोग पढ़ते हैं और बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आपको हम ये बताएं कि मतलब विकास क्या होता है, व्हाट इज़ इवोल्यूशन, तो विकास का मतलब है कि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका पता एक लंबे समय के बाद चलता है और विकास एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। तो विकास के बारे में आपने क्या जाना, विकास एक धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है जिसका पता एक लंबे समय के बाद चलता है। अब इसमें सबसे पहले आपका जो इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है वो क्या आता है आपका, वो आता है आपका मानव विकास। क्या आता है, मानव विकास। देखो, मानव का विकास आज से 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। 1.5 करोड़ का मतलब है 1,50,00,000 वर्ष पूर्व हुआ है। सबसे पहले मानव जो था वो था कपी वंश में। किसमें था, कपी वंश में, जैसे कि गोरिल्ला और चिंपैंजी जिसमें आते हैं। उसके बाद मानव था आपका आदि मानव के रूप में और फिर आज के मानव यानी आधुनिक मानव के रूप में। ओके, तो देखो, सबसे पहले मनुष्य के विकास का अगर इतिहास जाने तो आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पहले ही मनुष्य का क्या हो चुका है, विकास हो चुका है इस पृथ्वी पर। लेकिन इससे पहले मानव क्या था, कपी वंश में था। उसके बाद उसका रूपांतरण आदि मानव के रूप में हुआ और आज जिस मानव को आप देखते हैं, जिसे आप होमो सेपियंस कहते हैं, वो आज का मानव है। वो क्या है, आधुनिक मानव है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ड्रायोपिथिकस। देखो, ऊपर में ए में जो लिखा है ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, ये दोनों आपके क्या हैं, कपी वंश के। और उसके बाद ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, ये तीनों आपके हैं आदि मानव। और नियंडरथल, क्रो मैग्नोन और होमो सेपियंस, ये तीनों आपके क्या हैं, आधुनिक मानव है, आधुनिक। तो पहला दोनों क्या है, पहला दोनों आपका क्या हो जाएगा, पहला दोनों आपका हो जाएगा कपी वंश। कौन सा वंश, कपी वंश। और फिर दूसरा दोनों क्या हो जाएगा, दूसरा तीनों क्या हो जाएगा, आदि मानव, आदि मानव। और फिर ये तीसरा जो है आपका तीनों, ये हो जाएगा आधुनिक मानव। क्या हो जाएगा, आधुनिक आधुनिक मानव। अब चलिए समझते हैं। देखो, तो कपी वंश में जो आता है ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस, इसमें देखो ड्रायोपिथिकस झुक के चलता था और रामापिथिकस भी झुक कर ही चलता था। पर अगर आपसे पूछे कि मानव का प्रथम पूर्वज कौन था, तो आप क्या बताइएगा, प्रथम पूर्वज था रामापिथिकस। ड्रायोपिथिकस के बारे में ज़्यादा नहीं आपको याद रखना है, बस ये याद रखिए कि उस समय ये झुक के चलता था। और इसमें चूँकि क्या आता है, गोरिल्ला, गिब्बन, ये सब, तो उसके शरीर पे बाल बहुत ज़्यादा होते थे और वो झुक के चलते थे और उसके हाथ थोड़ा बड़ा बड़ा हुआ करते थे। तो यही सब उसके क्या हो जाएंगे, गुण हो जाएंगे ड्रायोपिथिकस के। उसे हम लोग वनमानुष कहते हैं। आजकल देखते हैं अच्छा से नहीं नहाता है, बाल और रखता है बेकार, तो क्या कहता है उसकी मम्मी, वनमानुष हो गया का, यानी बाल और अगर अच्छा से नहीं रखिएगा तो वनमानुष की तरह लगते हैं। फिर रामापिथिकस, तो ऐसा समझो कि हम लोग राम भगवान के अवतार हैं, तो हम लोगों का प्रथम पूर्वज कौन हो गया, रामापिथिकस। सो उस कैटेगरी से आप याद कर सकते हो कि रामापिथिकस हमारा प्रथम पूर्वज था। मिला कहाँ था, तो शिव जी के चरणों में, शिवालिक में। कहाँ मिला था, शिवालिक में। शिव जी के चरण इसलिए बोले कि शिवालिक याद रह जाए तुमको। फिर नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा आदि मानव में ऑस्ट्रोलोपिथिकस, होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस। देखो, यहाँ पे आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि दिमाग कितना सीसीक था। सीसी एक यूनिट होता है दिमाग की कैपेसिटी नापने का, पर यहाँ आपको पूछ सकता है दिमाग की, क्योंकि यहाँ से मानव शुरू हो जाता ना। ये कपी वंश था, पर यहाँ से क्या था, ये आदि मानव था, ये, और ये क्या था, आधुनिक मानव। तो मानव जहाँ से शुरू होता है वहाँ से आपको दिमाग की कैपेसिटी भी ध्यान में रखनी होती है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रोलोपिथिकस का, तो यहाँ दिमाग विकसित हो गया था
वो 400 से 600 सीसी का दिमाग विकसित हुआ था। और सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस के जो मानव थे उसने खड़ा होकर चलना क्या किया, शुरू किया था। फिर आए होमो हेवेलिस, इन्होंने क्या किया, औजार बनाना शुरू किया और औजार बना के ये शिकार करने लगे। इनके दिमाग 650 से 800 सीसी के होते थे। फिर आए होमो इरेक्टस, इन्होंने क्या किया, शाकाहारी भोजन शुरू कर दिया, यानी औजार बना के वो शिकार करता था। तो इससे पहले मानव क्या था, मांसाहारी था। फिर उन्होंने सर्वाहारी का मतलब रूप लिया क्योंकि शाकाहारी बन गए। तो पूछेगा सर्वाहारी कौन बना था, तो बोलना है होमो इरेक्टस। दिमाग इसका 900 से 1000 यानी 1 सीसी का था। अब ये क्या हो गए थे, हमारे सर्वाहारी हो गए थे। फिर देखिए, फिर अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, आगे अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो आगे आप बात करेंगे निएंडरथल के बारे में। तो जब आप निएंडरथल के बारे में बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए ये किस में आता है, आधुनिक मानव में। तो सबसे पहले आधुनिक मानव के शरीर का बाल कम हो गया था और इसके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति विकसित हो गई थी। तो धार्मिक प्रवृत्ति विकसित होने के कारण ये क्या करते थे, अपने साथियों को, अब जो मरता था उसको दफनाने की प्रक्रियाएं शुरू कर दिए थे। अब देखो इनका दिमाग 1400 सीसी का होता था। फिर आया कौन सी, क्रो मैग्नोन। क्रो मैग्नोन ने कृषि और पशुपालन जैसी चीज़ों की शुरुआत की, क्योंकि अब ये भोजन के स्रोत के बारे में सोचने लगा। सोचा कि देख, एक ही अगर बकरी है उसको मार के खा जाएंगे तो उसी को खा लेंगे, लेकिन उसको पोसेंगे, ओकर बाल बच्चा होगा, कितने परिवार होगा, कितने चीज़ न खाएंगे, इसीलिए पशुपालन करने लगा। फिर सोचा जैसे सर्वाहारी था तो शाकाहारी तो करता ही होगा। तो फिर इसने सोचने लगा कि देखो ऐसा है कि मान लो कि हमको बैगने खाना है, तो एगो गाछ वाला बैगन सौंसे खा लेंगे तो क्या होगा, इसलिए उसका बीज उज या जो भी हो, वैसे तो बैगन का बीज नहीं होता है, पर फिर भी मान कर चलते कुछ ऐसा फसल था, उसके बीज के लिए उसको रख दिया। फिर उसका बीज हुआ, उससे नया नया फसल हुआ, और नए फसल से जब ये खाने पीने लगा तब कहा कि हाँ अब लो मज़ा। तो ऐसे करके हम नया नया कृषि के बदौलत नए नए फसल उपजाएंगे, कुछ खाएंगे, कुछ फिर अगला बार उपजाएंगे। तो अब ये भोजन के स्रोत के बारे में सोचने लगा, और फिर तब जा उसको हम लोग क्या करने लगे, क्रो मैग्नोन कहने लगे, जिसका दिमाग था 1650 सीसी का, जो कि अभी भी हम लोगों का है। फिर सबसे आया होमोसेपियंस यानी चित्रकारी। इसको चित्रकारी से याद रखिएगा, चित्रसेन ऐसे बोले ताकि आपको याद हो। सबसे पहले आधुनिक मानव कहाँ में आ गए थे, अफ्रीका में। आज के मानव जिसको आप लोग होमोसेपियंस कहते हैं। आपको पता होना चाहिए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस होता है। जैसे गाय का आप बॉस बुवेलिस याद रखें, सॉरी बॉस इंडिकस जानते हैं, भैंस का बॉस बुवेलिस, और आम का जानते होंगे मैंजीफेरा इंडिका, वैसे ही आदमी का होता है होमोसेपियंस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप आगे बढ़िएगा तो अगर आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा संयोजन करी। क्या मिलता है आपको, संयोजन करी मिलता है। तो अगर संयोजन करी की बात करें, ओके मित्रों, तो अब समझते हैं किसके बारे में, संयोजन करी। देखो संयोजन करी का मतलब क्या होता है। संयोजन करी का मतलब है जब किसी चीज़ को दो वर्गों या दो संघों के बीच रखा जाता है। जैसे कि अगर कोई आदमी और जानवर दोनों के बीच में आता है तो नहीं कहते ना आदमी लगता है ना जानवर लगता है दोनों के बीच वाला कुछ है तुम। जैसे एगो हीरा होता है एगो हिजरा, दोनों के बीच में कौन सी आ जाता है, जो, वैसे ही करके, ठीक है। तो इसमें अगर आप समझते हैं संयोजन करी के बारे में, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं युगलीना के बारे में। देखो युगलीना एक ऐसा जीव है, इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल। तो ये पेड़ पौधा की तरह भी भोजन बना लेता है, लेकिन रात के समय में तो सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, तो रात में ये क्या करता है, जैसे आदमी या अन्य जीव जंतु भोजन करता है वैसे कर लेता है, यानी जीव जंतु के तरह भी भोजन करता है और पेड़ पौधा के भी तरह। तो इसलिए इसको प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम के बीच वाला चीज़ माना जाता है, कि इसको युगलिना को। फिर आता है विषाणु। विषाणु के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो ये अगर शरीर के बाहर होता है तो रहता है निर्जीव के तरह, और शरीर के अंदर होता है तो वृद्धि विकास करके अपना प्रजनन शुरू कर देता है, मल्टीप्लाई करके हमारे शरीर में रोग पैदा करता है। तो जब बॉडी के अंदर होता है जब विषाणु, तो ये हो जाता है कौन चीज़, सजीव। बॉडी के बाहर क्या होता है, निर्जीव। इसलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच का संयोजन करी कहते हैं, और युगलिना को प्लांट और एनिमल के बीच का संयोजन करी।
फिर देखो, अब हम लोग समझते हैं एकिडना के बारे में। एकिडना को डक बिल्ड भी बोला जाता है। ये रेप्टिलिया और स्तनधारी के बीच का संयोजनकारी है। एकिडना आप देखे होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कौन सी, शाही कहते हैं। शाही शाही देखता है ना, कांटा ऊँटा, वो बच्चा का जन्म नहीं देता, वो अंडा देता है। और उसमें स्तनधारी के तरह दूध वाली ग्रंथि भी होती है, मतलब अंडा भी दे रहा है, दूधों वाला ग्रंथि। तो इसमें क्या होता है, रेप्टिलिया और स्तनधारी के बीच वाला गुण है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एकिडना। एकिडना को किसके किसके बीच का संयोजन करी बोलते हैं, रेप्टिलिया और स्तनधारी। फिर आता है समूरिया, इसको सिमरिया ने कह देना। सिमरिया में वैसे पानी है, तो पानी से याद रहता है कि ऐसा जीव जो पानी और स्थल दोनों जगह रहता है उसको कहते हैं एम्फीबियन। तो समूरिया जो है एम्फीबियन और सरीसृप। सरीसृप का मतलब नाखून और पूँछ। इसके मतलब सरीसृप के कौन से लक्षण दिखते हैं समूरिया में, पूँछ और नख यानी नाखून। और एम्फीबिया के लक्षण दिखते हैं कि एम्फीबिया क्या होते हैं, जल और ज़मीन दोनों पे रहते हैं, तो वो वाला लक्षण। इसलिए समूरिया जो है एम्फीबिया और सरीसृप दोनों के बीच का संयोजन करी है। ऐसे ही करके आर्की ऑप्टोरिक्स के बारे में अगर आप जानेंगे तो रेप्टिलिया के तरह इसमें पूँछ, नख और दांत होता है, जबकि पक्षी के तरह इसमें क्या पाया जाता है, पंख पाया जाता है। फिर आप नियोपिलीना के बारे में अगर जानना चाहें तो एकिडना के तरह इसमें क्या होता है, एनिलिडा के तरह इसमें खंडी भवन होता है। खंडी भवन का मतलब है जब एक जीव का शरीर कई खंडों में बट जाता है और उसमें से मुख्य मुख्य खंड नए जीव का निर्माण करता है। सब खंड नए, खाली मुख्य मुख्य खंड। सब खंड करेगा तो अगर खंडी भवन थोड़ी कहेंगे, तो पुनर्जनन हो जाएगा, जो प्लेनेरियम होता है। खंडी भवन आप पहला चैप्टर में पढ़े होंगे कि किस में होता है, ये स्पायरोगैरा में होता है। फिलहाल यहाँ समझिए एनिलिडा में होता है खंडी भवन। वो तो एनिलिडा के खंडी भवन का गुण और मोलस्का के मेंटल का मतलब होता है सेल, कवर। जैसे घोंघा के ऊपर में छिलका देखते हैं ना, बहुत हार्ड होता है, वही क्या है, मेंटल है। तो मोलास्क के मेंटल वाला गुण रहता है और एनिलिडा के खंडी भवन वाला गुण रहता है कि इसमें नियोपिलेना में। इसलिए नियोपिलेना एनिलिडा और मोलास्का इसके बीच की संयोजन करी है। उसके बाद अगर आप पढ़ेंगे पेरीपेट्स के बारे में, तो पेरीपेट्स में एनिलिडा के तरह खंडी भवन होता है और आर्थ्रोपोडा के तरह संयुक्त पैर। आर्थ्रोपोडा में सब कीड़ा मकोड़ा आता है, जकरा हम देखते होंगे कि 2-3 गो पैर जुड़ल रहता है। जैसे घोंघा देखे हो, ई देखे हो गनगुआर में कितने पैर जुड़ल रहता है ना, उसको संयुक्त पैर बोलते हैं। तो ये पेरीपेट्स में आर्थ्रोपोडा का संयुक्त पैर वाला लक्षण होता है और एनिलिडा का खंडी भवन वाला। इसलिए पेरीपेट्स क्या हो जाएंगे आपके, पेरीपेट्स हो जाएंगे एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का संयोजन करी। ओके, तो बउआ अब हम लोग समझते हैं अवशेषी अंग के बारे में। देखो, ऐसा अंग जो हमारे शरीर में तो है लेकिन अभी उसका कोई मेन काम नहीं है, कोई मुख्य कार्य नहीं है, तो उसको हम लोग अवशेषी अंग बोलते हैं। जैसे कि पहला आप समझिए अपेंडिक्स के बारे में। छोटी आंत और बड़ी आंत जहाँ मिलती है वहीं पर अंगुली की तरह एक रचना होता है जिसको अपेंडिक्स बोलते हैं। इसका हमारे शरीर में कोई काम नहीं है, तो ये हमारे शरीर का अवशेषी अंग है। हाँ, चूँकि ऐसा जीव जो शाकाहारी या घास फूस खाता है ओकरा में अपेंडिक्स सेलुलोज का पाचन करता है, तो उसमें वे अवशेषी अंग नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में है। उसके बाद आप देखते हैं निमेषक पटल या प्लिका सेमिलुनोरिया के बारे में। तो ये क्या है, आँख में आपका दिखता होगा कांची और जो निकलता है वो वाला स्ट्रक्चर अब हमारे शरीर में अवशेषी अंग के रूप में है। अकल का दांत, या जिसको आप लोग विजडम टीथ बोलते हैं, जिसको जो क्या होता है हमारा प्रीमोलर यानी कि अग्र चवर्णक दांत, वो हमारा क्या होता है, अवशेषी अंग होता है। अब अग्र चवर्णक और चवर्णक दोनों कम है, चिबैना ही है, तो चवर्णक चिबाइए लेता है, तो अग्र चवर्णक कौन सी रहता है, अवशेषी अंग के रूप में रहता है। अब देखिए, अब है टेल वर्टिब्रे। टेल माने होता है पुछड़ी, यानी हमारे शरीर में अभी भी पुछड़ी वाला हड्डी है, तो वो क्या है, अवशेषी अंग के रूप में है, जिसको टेल वर्टिब्रे बोलते हैं। फिर है त्वचा पर बाल। अब देखो, हमारे शरीर पर त्वचा का बाल कोई काम नहीं करता है, तो वो अवशेषी अंग है। पहले काम करता था जब हम लोग किस में थे, ये वनमानुस वाला फेज में थे, ड्रायोपिथिकस रामापिथिकस वाला। तो उसमें वो क्या करता था, हमको ठंडी से बचाता था, यानी गर्मी प्रदान करता था। अब कोई काम नहीं है, तो अब अवशेषी अंग के रूप में है। आई होप कि ये सब आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं जैव विकास के बारे में। तो जैव विकास को अकार्बनिक विकास कहा जाता है, क्योंकि जैव विकास विभिन्नता से होता है, ये हम आपको बता रखे हैं पहले चैप्टर में।
विभिन्नता किस में आती है? लैंगिक जनन में। ये भी बहुत अच्छा से जानते हो कि दिल खुश जानता है न रे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें है कौन सी? जैव विकास का सिद्धांत, यानी कि कैसे जैव विकास हुआ होगा, जीवन का विकास कैसे हुआ उसके बारे में। तो एक आए लेमार्क साहब, वो बोले उपार्जित गुणों की वंशागति का सिद्धांत दिए। कहे कि पूर्वजता का सिद्धांत, कभी कभी पूंछ या कपी के समान बाल के बच्चे का जन्म। अब सुनो ये क्या कहता है। लेमार्क बोले जैसे आप देखे होंगे ये कौन सी होता है, जिराफ देखते हैं, लल्ली बरकाव रहता है। तो कहा देखो उपार्जित गुण का मतलब है कि पहले जिराफ जो था नीचा वाला खाना खाता था, फिर नमर नमर को ऊपर का खाने लगा, तो उसका बच्चा जो हुआ उसमें ओकरा से तनी लंबा गर्दन हुआ। क्योंकि गर्दन का यूज अगर ज़्यादा करता है तो गर्दन में ऊपर से उपार्जित गुण आया कि वो धीरे धीरे लंबा हो गया। इसी आधार पर कहा कि आजकल भी कभी कभी पैदा होता है बच्चा तो उसमें पूँछ हो जाता है, या फिर आप देखते हैं कि शरीर पर कितने बाल रहता है बंदर के समान, बंदर एक कपी बोलते हैं। तो ये सारा चीज़ ये दिखाता है कि बच्चे में उपार्जित गुणों की वंशागति हो रही है। पर इसको गलत कर दिए कौन? डार्विन साहब का। ऐसा कुछ नहीं है, बुर्बक कुछ बोल देता है, कोई सिद्धांत नहीं रहता है तेरा पास। तब डार्विन साहब आए तो ये कहे कि प्रकृति के चयन का सिद्धांत चलेगा। इसका मतलब है कि मान लो एक क्यों खाना खातिर दो जंतु लड़ रहा है, अब दोनों में जो जीत गया वो क्या होगा? वही प्रकृति पर सरवाइव करेगा, जो हार गया वो नहीं करेगा। इसी को प्रकृति के चयन का सिद्धांत कहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है अति जनन। अति जनन का मतलब है भेड़ का भेड़े से दुश्मन, बकरी का बकरी से दुश्मनी, गाय का गाय से। यानी जब एक जाति का अपनी ही जाति के दूसरे जीव से क्या होता है? संघर्ष, तो उसको कहते हैं सबसे पहले अति जनन न था। अति जनन का मतलब होता है खूब रिप्रोडक्शन करता है, यानी हर एक जितना भी जीव है सब अपना खूब जनन करता है, लेकिन फिर एक ही जाति के जीवों के बीच अस्तित्व का संघर्ष आता है। जना भेड़े से मतलब एक बकरी के दो बच्चा हो गया भेड़, तो दोनों आपस में लड़ेगा, और जे ओकरा में जीतेगा वो आगे क्या करेगा? सरवाइव करेगा। जो हार गया उसका अस्तित्व वहीं पे ख़त्म। अब ये अस्तित्व में कौन जीतता है? तो जिसमें विभिन्नता ज़्यादा होता है। विभिन्नता का मतलब अंतर। जो ज़्यादा मोटा खसरा होगा एकदम भेड़, वो पतर सुखा के मार पंजरे देगा हिलाए। तो वैसे में क्या होता है कि विभिन्नता का मतलब अंतर। जिसमें ज़्यादा विभिन्नता है वो ज़्यादा सरवाइव करेगा, जिसमें कम है उसको हरा देगा। फिर अगर ज़्यादा विभिन्नता है तो उसको प्रकृति ने चुन लिया, तो इसको कहेंगे प्रकृति वरण, यानी प्रकृति के द्वारा वो चुन लिया गया। अब वो आगे चल के शिशु का निर्माण करेगा। तो इस तरह से हमारे प्रकृति के सिद्धांत का प्रकृति के चयन का सिद्धांत कार्य करता है कि पहले कोई जीव अति जनन करता है, खूब एकदम जन्माता है, फिर क्या होता है? जन्मे हुए बच्चे में से सारे बच्चे के अस्तित्व का संघर्ष चलता है कि कौन कैसन है। तो कौन जीतता है? जिसके पास ज़्यादा विभिन्नता होता है। अब ज़्यादा विभिन्नता वो जीत गया, तो प्रकृति ने उसको चुन लिया, यानी प्रकृति वरण। और प्रकृति ने चुन लिया तो आगे चल के वही ससुरा बच्चा पैदा करता है। तो इस तरह के सिद्धांत को कौन दिए थे? डार्विन ने। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डार्विनवाद बोलते हैं। आप देखो ये बहुत ही भर क्वेश्चन है, भर आई, यानी VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपका है कौन चीज़? समझात अंग और समृद्धि अंग। तनी कलर दोसर लेते हैं, मज़ा आता है दोसर से लिखने में। ललका ले लेते हैं, खतरा वाला निशानी आ गया। अब कहते हैं समझात अंग। समझात अंग बुझते हैं? समझात अंग का मतलब है कि मतलब जब अलग अलग जीवों में जो अंग हैं उसके संरचना एक समान है किंतु काम अलग अलग है। यानी जीवों के शरीर के ऐसे अंग जिसके संरचना एक समान हो किंतु कार्य अलग हो, उसको हम लोग समजात अंग बोलते हैं। इसका मतलब है अगर संरचना एक समान है तो क्या होगा? पूर्वज एक समान होगा, यानी समजात अंग समान पूर्वज का निशानी है। और इस तरह से होने वाले विकास को हम लोग कहते हैं अपसारी विकास, की एक के पूर्वज से ही आगे चल के विकसित हुआ होगा, तब न समान पूर्वज है फिलहाल। और समृद्धि अंग का मतलब है आपका क्या होगा? आपका मतलब जिस भी जीव के समृद्धि अंग की बात करते हैं तो उसका संरचना तो एक समान नहीं रहता है, लेकिन भैया काम एक समान रहता है। तो इसका मतलब है उसके पूर्वज एक असमान थे, लेकिन फिर उनका क्या हुआ? आपस में जुड़ाव हुआ और नए जाति का निर्माण हुआ, जिसको अभिसारी विकास बोलते हैं। बुझ गए लू? अच्छा बुझ गए लू। अब देखो तो समजात अंग को क्या कहते हैं? समजात अंग का मतलब होता है ऐसे अंग जिसके क्या होते हैं? संरचना समान होते हैं, कार्य अलग होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं।
ये बताता है कि उन जीवों के क्या थे, पूर्वज एक समान थे और इस तरह से होने वाले विकास को या जैव विकास को अपसारी विकास कहा गया। फिर देखे समृद्धि अंग, ऐसे अंग जिनके कार्य क्या थे, समान थे, जिनके कार्य कौन सी है जी, समृद्धि अंग है ना। समृद्धि अंग में क्या था, संरचना असमान था लेकिन कार्य एक समान था, तो उसको क्या बोले, समृद्धि अंग। इसमें क्या आते हैं, ये क्या बताते हैं कि पूर्वज तो असमान थे किंतु आपस में मिलके एक जैव विकास किए थे जिसको अभिसारी विकास बोले थे। अब जैसे आप समजात और समृद्धि अंग के उदाहरण देखें तो वो हम दिखा देते हैं आपको। समजात में आएगा मानव का हाथ वाला हड्डी, घोड़ा का अग्रपाद, पाद माने कौन सी, पैर, और गलत मत सोचना भैया। तो मानव का हाथ वाला हड्डी, घोड़ा का अग्रपाद वाला, और चमगादड़ का पंख वाला, ये तीनों का क्या होता है, संरचना एक समान होता है लेकिन काम अलग अलग है। मनुष्य का हाथ चमेटा मारने में काम आता है, घोड़ा का अग्रपाद आता है गरी खींचने में काम, आई उड़ने में, तो काम अलग अलग है लेकिन संरचना एक समान है, तो क्या हो जाएगा, समजात अंग। अब देखते हैं समृद्धि अंग के उदाहरण। उसमें भी अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें देखो, जैसे तितली हो गया, तुम्हारा चिड़िया हो गया, चमगदड़ी, इस सब का क्या होता है, पंख का काम एक के समान है, उड़ना, लेकिन संरचना अलग अलग है, तो ये सारे हो जाएंगे समृद्धि अंग। जीवन का विकास तो जान लिए, लेकिन ये पढ़े कि पृथ्वी का विकास केना हुआ, पहले पृथ्वी आएगा तब तो जीवन का विकास होगा। तो कहोगे सर पहले ऊ कथी पढ़ा दिए कि मतलब जीवन के विकास किया हुआ, किया कि बउआ ई कम पूछे छे, ऊ ज़्यादा बिहार बोर्ड वाला पूछे छे। अब जो पूछे छे ऊ पढ़ा दिलिए, फिलहाल चलो इहो पढ़ ले छिए। विकास के बारे में आपने क्या जाना कि धीमी गति से होने वाला परिवर्तन है। हाँ, अब समझते हैं हम लोग महाविस्फोट का सिद्धांत, जिसको बिग बैंग थ्योरी बोलते हैं। ई कौन सी है, ई बताएगा कि पृथ्वी का निर्माण केना हुआ, तारा का निर्माण केना हुआ। तो सबसे पहले कहता है कॉस्मिक कण था एक बहुत बड़ा सा कण, जिसमें विस्फोट हुआ और बहुत सारे गैलेक्सी यानी आकाशगंगा बना, और गैस भी बन रहा था जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम मुख्य गैस थे। अभी भी ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ही गैस तुमको मिलेगा। अब देखो, इसी सिद्धांत को हमने क्या कहा, इसी को कहा कौन सी, महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी। इसके अनुसार एक कॉस्मिक कण था पूरे दुनिया में, दुनिया तो बनले नहीं था यार, पूरे स्पेस में, जो कि फटा यानी विस्फोट हुआ तो बहुत सारे गैलेक्सी बने और दो तरह के गैस भी निकले थे, हाइड्रोजन और हीलियम। उन्हीं गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी थी मिल्की गैलेक्सी, यानी आकाशगंगा में एक था अपन मिल्की वे आकाशगंगा, जिसमें बहुत सारा तारा का परिवार था, जिसमें हमारा भी एक तारा का परिवार था, सोलर सिस्टम, सौर्यमंडल, जिसमें एक हमारा ग्रह आता है पृथ्वी। तो इस तरीके से पृथ्वी का निर्माण हुआ था अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थियरी। फिर आगे बढ़ोगे अगर, तो स्पोर एक सिद्धांत आता है, ये बहुत बोका सिद्धांत है। ये कह रहा था कि पूरी दुनिया से, इसमें वैज्ञानिक का मानना था कि पूरी दुनिया में कहीं से एक सर्व बीजाणु आया जिसको पैन एस्पर्मिया बोलते हैं, वही आके यहाँ पर जर्मिनेट हो गया यानी उपज गया और उसी से आगे चल के नया जीव बना। तो बोका सिद्धांत है, बोला बस गया। फिर आता है स्वतः जननवाद का सिद्धांत। ये कह रहा था कि निर्जीव से सजीव बना है। तो लुई पास्चर आए और उन्होंने क्या किया, एक फ्लास्क ले लिया, फ्लास्क में क्या किया था, मृत ईस्ट ले लिया था और उसको क्या किया था, देखो एक ऊपर करके समझाते हैं। तो वो क्या किए थे, लुई पास्चर एक फ्लास्क लिए थे, फ्लास्क मतलब शीशा वाला छोटका नली, वो लिए थे, उसमें मृत क्या ले लिए थे, ईस्ट, मरल का ईस्ट, और क्या किया था, उसका मुंह खुले छोड़ दिया था। तो देखा उसमें मच्छी के कुछ दिन में क्या दिखे थे, लार्वा दिखे थे। वो मक्खी के बच्चा का लार्वा कहता है, छोटका छोटका पिल्ला टाइप का पिल्ला। फिर उसमें देखते हैं कि फिर क्या हुआ, इसको स्वाननेक का प्रयोग भी कहा जाता है, फिलहाल कर रहे थे कौन, लुई पास्चर जी। फिर आगे चल के देखा कि जब इस तब खूब एकदम चिल्लाने लगा कि देखो देखो ये मृत था, यानी कि निर्जीव था, इसी से सजीव बन गया, मक्खी वाला लार्वा बन गया। कहा कि चुप, अब इसका नली के बंद कर देते हैं। नली बंद किया तो देखा कि वही था, सेम कंडीशन, लेकिन लार्वा नहीं बना। कहा जानते हो, ऊपर से कुछ मुंह खुला था तो कुछ गिर गया होगा मक्खी वाला, इसलिए जन्म गया होकर बच्चा। तो यानी कि निर्जीव से सजीव नहीं बन सकता है, सजीवे से बन सकता है। ऐसा कौन सिद्ध किया था, पास्चर ने। इस तरह का प्रयोग किया। आपको चूंकि अपने भाषा में लिखना है तो आप बस समझिए, अपने भाषा में लिखिए, दैट्स ऑल। फिर देखो आगे बढ़ते हैं। अब आता है ओपेरोन और
हाल्डेन का सिद्धांत। इम बउआ मजाक नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सुन, इसके बारे में सुनो तुम। ओपेरोन था रूस का वैज्ञानिक, हाल्डेन था इंग्लैंड का। समझ गया? अब सुनो, रूस का वैज्ञानिक था और क्या था, हाल्डेन कहाँ का था, इंग्लैंड का। तो सबसे पहले इसने ही बताया था कि सबसे पहले अकार्बनिक पदार्थ से बनता है कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ से आगे चल के क्या बनता है, सजीव का निर्माण होता है। ठीक है? तो ये कहा कुछ रसायनों के मिलने से ही जीवन का निर्माण होता है, और सबसे पहले जीवन कहाँ में बनता है, पानी में या सागर में, महासागर में, जो भी कह लो। ये कहा उस समय का जो पृथ्वी था उसका तापमान बहुत ज़्यादा था, और वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन नहीं था उस समय, और जल जो था वो वाष्प की अवस्था में था। इस तरह का सिचुएशन बताया, ये बस थ्योरी बताए हैं। ठीक है ना? कहा इसीलिए उस समय जो जीव बना होगा, ऑक्सीजन नहीं था तो अवायवीय जीव बना होगा और सागर में बना होगा। ऐसा किसने कहा, ओपेरोन और हाल्डे ने। एक बार फिर से समझिए, ये बोल रहा था कि जिस समय जीव का निर्माण हुआ, जीवन का निर्माण हुआ, उस समय की पृथ्वी का वातावरण में काफ़ी ज़्यादा तापमान था, मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और जल था वाष्प के रूप में। इस तरह की सिचुएशन थी जिसमें अकार्बनिक रसायन से कार्बनिक रसायन बना, और फिर उससे जब आगे चल के अवायवीय सजीव बना समुद्र में। ऐसा कौन बोले थे, ओपेरोन और हाल्डेन ने बोले थे, तो इसको सिद्धांत माना गया। फिर आगे चल के यूरे और मूलर ने जब प्रयोग किया था, अरे चोटाई तो सच्चे बोल के मरले हन भर गए। तो ऐसे करके जब उसने देखा तो वो समझ गया कि अच्छा ये बात है, इसका मतलब क्या है कि ओपेरोन और हाल्डेन ये दोनों सही बोला है, तो एक नोबेल प्राइज मिल गया था। अच्छा बोले थे मिल जाए। अब देखो यूरे और क्या किया, उसने भी एक फ्लास्क लिया, उसमें जल लेकर गर्म कर दिया तो जलवाष्प मिल गया तुमको। दूसर वाला एक फ्लास्क लिया, उसमें मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया ये सब ले लिया, और इलेक्ट्रोड ले लिया। बोला उस समय सब कुछ तो था ही, उस समय बिजलियों होता था, यानी तापमान कितना करने के लिए, 800 डिग्री सेल्सियस। समझते हो? सब कुछ गला देगा, हड्डी पसली सब, मज़ा आ जाएगा। उतना ज़्यादा गर्मी था उस समय। तो ऐसा का वातावरण लिया तो देखा 18 दिन में सच्चे में क्या प्राप्त होता है, अमोनिया। आपको पता है अमोनिया में ग्लाइसिन, एनालिन ये सब होता है ना। तो अमोनिया से आगे चल के प्रोटीन बनता है, क्योंकि अमोनिया का छोटा छोटा चेन मिल के क्या बनाता है, प्रोटीन। तो प्रोटीन बनता है, ये बात तो हम पढ़े थे 6 चैप्टर में, पढ़े थे कि नहीं बोलेगा तो मार ढार से। चलो कोई बात नहीं, ऑनलाइन नहीं पिटाई होती है। फिर वैसे ही करके देखा तो 18 दिन में क्या बना, अमोनिया, तो सॉरी एमिनो एसिड। तो समझ गया कि हाँ एमिनो एसिड से आगे चल के प्रोटीन बनता है। फिर आती है पहली कोशिका कैसे बनी, तो इसी प्रक्रिया से बनी, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक, और उसके बाद अवायवीय जीव बना। समझ गए ना? उस पहली कोशिका ना कुछ नाम था, उस नाम को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। उसका नाम था कोएसर वेट, कोएसर वेट नाम था, जिसमें कोएसर वेट एक कोशिका से 2 कोशिका बन गया था। ये बात भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। फिर अब हम लोग जैव विकास के परमाणु की बात करते हैं, तो इसी में वो सब जो भी हम पढ़ रहे थे, समजात, समृद्धि अंग, वही सब आते हैं। तो ये तो हमारा क्लियर है कि वो क्लियर है ना, अभी पढ़ाए थे, क्लियर रखना है इसको। देखो एक बार शॉर्ट में देख लो तो, समजात अंग में आदमी यानी मानव, घोड़ा, चमगादड़ का क्या था, हाथ, घोड़ा का अग्रपाद और चमगादड़ का पंख, ये तीनों था। अगर आप किस में देखिएगा, पेड़ पौधा में देखिएगा तो बुगेनविलिया, कुकुरबिटा, ये दोनों पौधा है, दोनों क्या होते हैं, समजात अंग उसका होता है बुगेनविलिया का कांटा और कुकुरबिटा का परतान। फिर समृद्धि अंग में देखिए पक्षी में अग्रपाद, कीट में काइटिन का बना। देखो ये तीनों का पंख का काम था उड़ना, लेकिन संरचना अलग था। संरचना अलग केना से, देखो पक्षी का अग्रपाद जो होता है वो किसी और चीज़ का बना है, कीट का काइटिन का बना होता है, चमगादड़ का अग्रपाद अस्थियों और अग्रपाद क्या होते हैं, यानी अगला पैर और अस्थि के बीच के फैलाव से बनता है चमगादड़ में। तो अलग अलग संरचना है, बेसिकली वही बता रहा है। फिर आप अगर तो ये तीनों क्या हो गए, समृद्धि अंग। अगर आलू और शकरकंद में देखिएगा तो आलू का जो निचला वाला होता है तना, और शकरकंद का निचला होता है जड़, लेकिन दोनों काम में क्या है, खाने के काम में आता है दोनों। तो दोनों का कार्य एक हो गया, लेकिन संरचना अलग है, तो दोनों समृद्धि अंग हो गया। ये भी बताए थे आप, शारीरिक विकास समजात अंग के द्वारा होता है, और अभिसारी विकास समृद्धि अंग के द्वारा होता है। अब हम लोग जीवाश्म की अगर बात करें तो जीवाश्म यानी जीवों का मृत ठोस अवशेष, जो कि आपको कहाँ दिख जाता है, मिट्टी के नीचे, तलछटी या अवसादी में धंसल मिल जाता है।
उसी में देखते हैं कि कार्बन 12 कार्बन 14 कब बना, तो उसी से हम लोग उसके जीवाश्म से कब मरा ये पता लगा लेते हैं। वो कार्बन 40 पद्धति है तो बाद में बता देंगे हम, इसमें नया है आपका। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं जैव रासायनिक प्रमाण के बारे में, तो जैव अणु आपको पता है जितने भी जीव हैं सबके शरीर में प्रोटीन, अमीनो एसिड ये सब पाए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर सबके शरीर में है तो पहला जो बना होगा उसी से सब बना है, वही जैव अणु का प्रमाण था। फिर तुलनात्मक श्रेणियों के प्रमाण अगर आप देखना चाहते हैं तो उसी में आप देखते हैं क्या कि जितने भी जीव हैं उसका प्रारंभिक भ्रूण एक समान होता है। यानी बच्चा में अगर तुम चाहेगा ना कि देख लें किसका बच्चा है, भ्रूण का मतलब जब तक पेट के अंदर बच्चा रहता है तब तक भ्रूण बोलते हैं। तो उसमें पता नहीं कर सकते हो आदमी का कि कुत्ता का, क्योंकि भ्रूण एक के समान रहता है सबका। फिर आगे चल के विकास होता है, टंगड़ी उंगड़ी और बन जाता है सबका अलग अलग। प्रारंभिक में एक के समान होता है, वही कहता है कि प्रारंभ में अगर एक समान है इसका मतलब सब जीव पहले सब जीव का पूर्वज एक के था, उसी से धीरे धीरे विकास करके सब बना। तो ये उसके प्रमाण है। फिलहाल इसमें भ्रूणात्मक प्रमाण आपने देख लिया। और इसमें कहता है बैन बियर वॉन बियर ओकरे के हिंदी लिखल बायोजेनिक नियम कहते हैं इसी को, जिस नियम से आप ये पता लगाए कि प्रारंभिक भ्रूण एक समान था। भ्रूण के बारे में कहता है भ्रूण पहले समान या बाद में विशिष्ट, पहले होता है एक समान, बाद में विशिष्ट हो जाता है। तो जाति का विशिष्ट लक्षण सबसे बाद में दिखता है भ्रूण में, शुरुआती में नहीं। भ्रूणावस्था में पूर्वज जाति एक समान थे। भ्रूणावस्था के पहले अगर देखें जिस समय भ्रूण नहीं बनता था सब जाति एक था, तब न सबका भ्रूण एक समान है, वही बताया है। तो बउआ अब सब कुछ तुम्हारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, 7 चैप्टर, ठीक है ना। अब इसमें देखो पुनरावस्था सिद्धांत जो है वही वाला है, बायोजेनिक के नियम से जो बता रहे थे कि सभी जीव का भ्रूण एक समान है, यानी उसके पूर्वज क्या थे, एक समान थे, वही बता रहा है। तो उसी को हेकल ने बताया। तो हेकल ने जब उसी बात को बताया तो उसको पुनरावस्था का सिद्धांत बोला गया। अब शेषी अंग में आपको पढ़ाएँ दिए थे सारा कुछ, निमेषक पटल आँख का कचरा जो निकालता है, मेढक पक्षी ये सब में वो काम करता है, हमारे शरीर में नहीं करता है। अपेंडिक्स शाकाहारी में काम करता था ना। विजडम टीथ यानी कौन सी, अक्ल का दांत या फिर प्री मोलर, तो वो सब प्राइमेट में सक्रिय है, हम लोग के अलावा जो प्राइमेट है। और कर्ण पल्लव यानी कान वाला जो आप देखते बाहर में जो अरे जकरा पकड़ के खींचते हैं टीचर और सब गलती करते हैं, तो वह है कर्ण पल्लव। और गाय में देखते हो हिलाते रहता है, यानी उसमें सक्रिय रहता है, हम लोग में अब क्या है निष्क्रिय हो गया है। टेल वर्टिब्रे का मतलब है पुछड़ी वाला हड्डी, वो गाय में सक्रिय होता है। गाय पुछड़ी की छिपी पकड़ेगा देखेगा ऊपर हिला लेता है, ऊपर पकड़ोगे तो कुछ दिखेगा ठोस टाइप का, वह है टेल वर्टिब्रे, उसमें सक्रिय है, हम लोग में नहीं है। त्वचा का बाल भी दोसर जीव में, हमें नहीं। तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब है अवशेषी अंग। अब संयोजन कड़ी में भी सब कुछ बताइए दिए थे। विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। युगलिना पादप और जंतु, पेरिपिड्स, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। न्यूपिलिना जो है एनिलिडा और मोलस्का का है। आर्किओप्टेरिक्स ये रेप्टिलिया और किसका है, पक्षी का है। तो ये सब हम बताएं दिए। चलो तो पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, बाय बाय, सुत रहो सब। एगो और बात, PDF चाहिए तो फ़ोन कर देना हमको, नंबर और सब देल है एकरा में, और नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना, चैटिंग करना, ठीक।